नमस्कार, आप देख रहे हैं IND इम्पैक्ट और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। मंथन, जी हां, इस उपचुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस को अब मंथन की जरूरत पड़ गई है। कांग्रेस के लिए ये नतीजे भारी पड़े हैं, जबकि बीजेपी की हैप्पी दिवाली हो गई है। 3 पर बीजेपी ने बाजी मारी है और कांग्रेस को 1 सीट के साथ ही संतोष करना पड़ा है और बीजेपी पर वोटों की वर्षा देखने को मिली है। तो अब से कांग्रेस कह रही है कि हार की समीक्षा करेगी। इसके लिए एक गठन भी समिति का किया जाएगा, भितरघातियों पर नजर रखी जाएगी और कमेटी कमलनाथ को 1 माह के भीतर रिपोर्ट भी सौंपेगी। आपको बता दें कि 4 सीटों के रण में बीजेपी की 3 और कांग्रेस को 1 सीट मिली है। आदिवासी समुदाय ने योजनाओं को सराहा है, ये कहना है बीजेपी का, और बीजेपी का साथ ही कहना है। इसलिए आदिवासियों की वजह से ही यहाँ पर एक बड़ी जीत बीजेपी को हासिल हुई है। इतिहास बीजेपी ने रचा है। उपचुनाव में हार की समीक्षा कांग्रेस अब करेगी। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा है, अपनी ही सीट को खोना पड़ा है, ऐसे में यहाँ पर समीक्षा की जाएगी और एक कमेटी का गठन भी किया जाएगा। पार्टी से भितरघात करने वाले नेताओं पर गाज गिरेगी। कमेटी कमलनाथ के सामने रिपोर्ट पेश करेगी। 1 महीने के अंदर अंदर हार के कारणों की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो इस हार के बाद कांग्रेस मंथन करेगी। वहीं पर बीजेपी में जश्न का माहौल तो है ही, लेकिन रैगांव में बीजेपी को भी हार का सामना करना पड़ा, यानी कि बीजेपी को भी अपनी सीट खोनी पड़ी है। वहां के लिए बीजेपी भी कहीं ना कहीं विचार विमर्श, मंथन, समीक्षा करने के बारे में विचार कर रही है। लेकिन इस उपचुनाव के नतीजे आने के बाद में क्या कुछ कहना है बीजेपी का और कांग्रेस का, आइए आपको सुनाते हैं। शासन की और सरकार की जीत हुई है और बाकी उसके साथ ही हम लोग और बैठकर इसकी समीक्षा करेंगे कि कहां हम लोग चूक गए, कहां कमी रह गई। शासन की और सरकार की जीत हुई है और बाकी उसके साथ ही हम लोग और बैठकर इसकी समीक्षा करेंगे कि कहां हम लोग चूक गए, कहां कमी रह गई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर राजनीति की दिशा बदली है, विकास की ओर पूरे देश को, और भारत का मान और सम्मान देश के अंदर जो बढ़ा है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि गरीब कल्याण की योजनाओं में गरीबों के जीवन बदलने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कर रही हैं, इसका परिणाम है कि जनता का अपार जन समर्थन आज भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई देता है। परिणाम ये सिद्ध करते हैं कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी में जनता का विश्वास है। मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है, हम लोगों ने उसको भी जनता का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त है और हम सबके आभारी हैं। कल तक कमलनाथ जी कह रहे थे कि वो 4 सीटों जीत रहे हैं और आज उनके स्वर बदल गए। मैं तो उनसे यही आग्रह करूंगा कि सच्चाई स्वीकार करें। खंडवा में मैं ईवीएम का इसलिए कह रहा हूं कि हमने कंप्लेंट की हुई है वहाँ पे जिस तरह से कंप्यूटर से, इंटरनेट से जुड़ा हुआ था पूरा सिस्टम, तो उसकी कंप्लेंट की है हमने, उसकी समीक्षा करेंगे। ईवीएम पर विश्वास नहीं है, कभी नहीं रहा। ये विकास की जीत है, सत्ता और संगठन के समन्वय पर जनता के विश्वास की जीत। ईवीएम में गड़बड़ी का लगाएंगे, आज से बाहुबल का पैसे के उपयोग दुरुपयोग का आरोप लगाएंगे। अब उनके पास यही बचा है, बाकी के आने वाले सालों में यही करेंगे वो। तो कांग्रेस अब इस उपचुनाव में मिली हार के बाद मंथन करने जा रही है, समीक्षाएं होगी और एक कमेटी का गठन भी किया जाएगा। उसके बाद समीक्षा रिपोर्ट पूर्व सीएम कमलनाथ को सौंपनी होगी। उसके बाद ही हार के सही कारणों का पता लगाया जाएगा, ताकि आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में यहां पर कांग्रेस को बल मिल सके। इस खबर को और ज्यादा जानने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी शोएब खान लाइव जुड़ गए हैं। शोएब, कांग्रेस अब मंथन करने जा रही है। जिस प्रकार से यहाँ पर जीत के दावे लगातार कांग्रेस कर रही थी उपचुनाव में, लेकिन भारी हार का सामना करना पड़ा है। वहीं अगर देखा जाए तो जो कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता था, जो उसकी सीट थी पृथ्वीपुर, उसे भी गंवाना पड़ा है। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस को बहुत ज्यादा मंथन की जरूरत पड़ेगी आने वाले चुनाव में, सबक लेने के लिए, सीख के लिए। बिल्कुल संचिता, देखिए जिस तरह से दमोह उपचुनाव, जिस तरह से सीट कांग्रेस जीती थी और एक नई ऊर्जा देखने को मिल रही थी, और दमोह
पैटर्न पर जिस तरह से जो कांग्रेस के नेता थे दावा कर रहे थे कि इस पर चुनाव लड़ेंगे और चारों ही सीटें जीतेगी। लेकिन देखिए संसदीय सीट अगर खंडवा की यहाँ पर बात की जाए तो वो पहले से भी बीजेपी की थी और बीजेपी की झोली में ही वो आई है। लेकिन विधानसभा अगर सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर फेरबदल देखने को मिला है। देखिए रेगांव जो सीट थी करीब 31 साल बाद जो है कांग्रेस के कब्जे में आई है, तो यहाँ पर एक नई संजीवनी जो है कांग्रेस को मिली है। जिस तरह से देखिए बहुजन समाज पार्टी का कोई उम्मीदवार यहाँ पर नहीं था और इसका ही फायदा कांग्रेस को मिला है। जिस तरह से जो वोटर्स थे कांग्रेस की तरफ यहाँ पर आए हैं। इसके अलावा देखिए अगर पृथ्वीपुर की बात किया तो ये कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन यहाँ पर बीजेपी की जीत हुई है, तो यहाँ पर एक संजीवनी यहाँ पर बीजेपी को मिल गई। लेकिन 3 सीटें उपचुनाव की बीजेपी के खाते में आई और 1 सीट ही सिर्फ कांग्रेस जीती, तो मंथन बिल्कुल होगा। और अब जो जिस तरह से कांग्रेस भीतर घात में भी जो कार्यकर्ता थे या नेता थे उनकी भी रिपोर्ट तैयार करेंगे, उन पर कार्रवाई भी आगे हो सकती है। लेकिन देखिए अगर अजय सिंह की यहाँ पर बात की तो उनका भी एक अहम रोल रेगांव की सीट पर रहा है, क्योंकि विंध्य से ये सीट आती है और अच्छे जो वोट हैं उनको यहाँ पर मिले हैं। और आने वाले समय में जिस तरह से विंध्य में अगर ज़्यादा सीटें कांग्रेस को मिलती हैं तो 2022 में अच्छी स्थिति कांग्रेस की रहेगी। बिल्कुल शोएब, यहाँ पर हार का सामना तो कांग्रेस को करना पड़ा है, लेकिन रेगांव में यहाँ पर ऐतिहासिक जीत भी कांग्रेस की हुई है। 31 साल बाद कहा जा रहा है कांग्रेस का सूखा खत्म हुआ है और यहाँ पर वापसी की है। एक बड़ी वजह कहा जा रहा है शोएब कि बीएसपी का साथ मिलना है, क्योंकि बीएसपी ने अपने कैंडिडेट इस बार नहीं उतारे थे और कांग्रेस को समर्थन दिया है। वहां से जो उषा चौधरी रही हैं उन्होंने भी जमकर कांग्रेस को समर्थन दिया। एक बड़ी वजह मान रहे हैं कि दोनों ने साथ मिलकर काम किया, इसलिए रेगांव में फतह हासिल कर सकी है कांग्रेस। बिल्कुल देखिए बीएसपी के अगर उषा चौधरी की बात किया तो 2018 में उन्होंने कांग्रेस को भी समर्थन दिया था और यही जो समर्थन है वो कांग्रेस को मिला है। जिस तरह से देखिए अगर अब जो है मंथन किया जाएगा, रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा और भीतर घात की भी जिस तरह से खबरें आ रही थी ऐसे जो कार्यकर्ता नेता उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। दोनों ही के लिए मंथन किया जाएगा। देखिए अब विकास के एजेंडे की बात की जाए या अगर अन्य जो राजनीतिक यहाँ पर बात की जाए, लेकिन जातिवाद जो है अब ज़्यादा देखने को मिल रहा है चुनाव में और यही कारण है कि जो फेरबदल है वो देखने को मिला है। फिलहाल अब देखिए जिस तरह से अगर कमलनाथ की यहाँ पर बात की जाए तो वो भी अब बैठक करेंगे तमाम जो उनके साथ के जो नेता हैं। जिस तरह से अगर कांग्रेस की बात की तो इस बीच में जो भी भीतर घात की भी खबरें आ रही थी तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई तो होगी। लेकिन अगर बीजेपी की भी बात की जाए तो बीजेपी ने जिस तरह से पृथ्वीपुर में यहाँ पर फतेह हासिल की और कांग्रेस का यहाँ पर गढ़ था। अब 2022 की बात की तो अब देखिए स्थिति काफ़ी अलग देखने को मिलेगी और चुनाव की जो है ज़्यादा तैयारियाँ करनी होगी, क्योंकि उपचुनाव की बात किया तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ताबड़तोड़ जनसभाएं की थी। पृथ्वीपुर की बात की जाए नुक्कड़ जो सभाएं थी वो उनके द्वारा की गई थी और इसका भी असर देखने को मिला है। लेकिन यादव वोट की बात की जाए तो जो यादव वोट है वो भी बीजेपी को मिला है और इसी कारण जो है पृथ्वीपुर की सीट भी बीजेपी को मिल सकी है। तो शोएब कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस जीत के बाद शिवराज वीडी भी और मजबूत होंगे। बिल्कुल देखिए, क्योंकि देखिए नई ऊर्जा बीजेपी में मिली है, क्योंकि महंगाई एक बड़ा मुद्दा लेकर कांग्रेस चल रही थी लेकिन इसका असर उपचुनाव में दिखाई नहीं दिया है और 3 सीटें बीजेपी को मिली है। आने वाले समय में और स्थिति मजबूत हो, जहां पर खामियां हैं बीजेपी की तो वहां पर भी वोटर जो है उनको साधने की कोशिश अब बीजेपी करेगी और दोनों ही पार्टी उपचुनाव से अब सबक लेंगी ताकि 2022 में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके और वोटर जो है या कांग्रेस की तरफ भरोसा करें या बीजेपी की तरफ भरोसा अपना जताएं। बिल्कुल शोएब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और आइए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमानों से आपका रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ उमेश शर्मा बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। उमेश जी स्वागत है आपका IND 24 में। उमेश जी पहले तो बधाई, जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर जीत हासिल की है सभी सीटों पर। एक सीट की अगर हम बात छोड़ दें तो एक अच्छी यहाँ पर आप लोगों को कामयाबी मिली है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। उमेश जी लेकिन रेगांव कहीं ना कहीं देखा जाए काफी उम्मीदें वहां पर लगा रखी थी और मेहनत भी बहुत ज्यादा की गई थी। लगातार तमाम नेता दिग्गज सब वहां डटे रहे, लेकिन एक चूक हुई। चूक मानते हैं उसे, मंथन करेंगे उस पर? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने कल जो 3 सीटों पर विजय प्राप्त करी और एक पर हम पराजित हुए हैं, तो हमारी कार्य पद्धति का एक गुण वैशिष्ट मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। आपके माध्यम से पूरे प्रदेश तक ही आपकी चैनल की आवाज पहुंचती है। भारतीय जनता पार्टी का जैसे मतदान समाप्त होता है
और मतगणना के बाद परिणाम आ जाता है, हम आने वाले अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाते हैं। वो चुनाव कब होगा नहीं होगा अनिश्चित है, इस बात की हमको फिक्र नहीं होती है। हम कल के परिणाम के बाद इन परिणामों की निश्चित रूप से समीक्षा करेंगे और केवल पराजय की समीक्षा होगी ऐसा नहीं है, हम विजय का भी आकलन करते हैं। ये विजय हमारे लिए संतोषजनक है या नहीं है, इस विजय के कारक बिंदु क्या थे और इस विजय में जो कमी रह गई उनका भी हम विश्लेषण करते हैं। तो हमारे यहाँ जय और पराजय दोनों की समीक्षा होती है, एक बात। दूसरी बात, हमारा अपना एक संगठन का गुण वैशिष्ट ये भी है कि सुखे दुखे समेक्रता, ना हम किसी विजय और से बहुत ज्यादा आह्लादित और प्रसन्न होते हैं और ना कोई भी पराजय हमको नैराश्य करती है, ना हम निराशा में डूबते हैं और ना अत्यधिक प्रसन्नता का प्रकटीकरण करते हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, लोकतंत्र की स्वाभाविकता है। दो राजनीतिक दल पारस्परिक रूप से चुनाव के मैदान में उतरे हैं, अंतिम निर्णय जो होता है वो जनता के हाथ में होता है, जनता ही जनार्दन के स्थान पर है। तो जनता जो देती है ये भी सही वो भी सही, तो इस भाव से हम सब लोग हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, इस भाव के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब कल जब चुनाव के परिणाम आ गए हैं, हम आने वाले समय के लिए जुट गए हैं और ये हमारी कार्य पद्धति में शामिल है। तो रेगांव की पराजय निश्चित रूप से हमारे लिए विस्मय कारक है। वो हमारी परंपरागत सीट रही है और 1977 से 1977 से जब ये विधानसभा अस्तित्व में आई है रेगांव की, तो मुझे लग रहा है कि लगभग 10 चुनाव अभी तक हुए थे, संभवतः ये 11वां था, उसमें 5 बार हम पहले विजय हो चुके थे। अब इस बार हमारी ये जो पराजय है हमारे लिए निश्चित रूप से विचारणीय है और इस पर भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से विचार करेगी। पर इस बात का हमको संतोष है कि कांग्रेस पार्टी के मित्रों की भी जो परंपरागत सीट रही है, जैसे पृथ्वीपुर की बात कर ले या जोबट की बात कर ले, तो वहां पर हम विजय हुए हैं। पर वो विजय से हमारा रेगांव की पराजय का दर्द हल्का नहीं होता है। हम लोग उस बात की समीक्षा करेंगे कि रेगांव में हमसे कहाँ चूक हो गई। बिल्कुल, हमारे साथ पवन पटेल महासचिव कांग्रेस से भी जुड़ गए हैं, साथ ही योगीराज योगेश वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है INA 24 में। पवन पटेल जी, आपसे जानना चाहूंगी, रेगांव में एक ऐतिहासिक विजय तो हासिल की है, उसके लिए आप लोग भी बधाई के बहुत बहुत पात्र हैं, क्योंकि परंपरागत सीट रही है ये बीजेपी की, लेकिन जो आपकी परंपरागत सीटें रही हैं वहां हार का सामना करना पड़ा है। मंथन करेगी अब कांग्रेस इस हार का, समीक्षा की करेगी कि क्या वजह रही है? नहीं, देखिए, चिंतन मंथन तो हमेशा करते रहना चाहिए और पार्टी फिर से चिंतन मंथन करेगी कि अगर हम लोग से कहीं पे कहाँ पे चूक रह गई है अगर किसी तरह से, तो उसको हम लोग दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ साथ इस देश और प्रदेश का हर नागरिक से हम निवेदन करते हैं कि वो भी चिंतन करे, वो भी सोचे कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस टाइप से काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ने एक देश हित में काम नहीं किया। गरीबों की क्या हालत है, बेरोजगारों की क्या हालत है, महंगाई अपने चरम सीमा पर है, एक एक करके इस देश की कंपनियों को बेचते जा रहे हैं और उसके बाद कैसे जीत रहे हैं, ये भी एक चिंतन का विषय है कि आज हमें देश और संविधान को बचाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। इसलिए हम सभी से निवेदन करते हैं, आम जनता से निवेदन करते हैं, हम पार्टी चिंतन मंथन करेगी, लेकिन हमारा देश जो इतने लोगों के बलिदान के बाद आजाद हुआ है, तो आज हम सबका फर्ज ये बनता है कि उसको सुरक्षित रखने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी जैसी फिरका परस्त ताकतों को हटाने का प्रयास करें। योगीराज योगेश जी, जिस तरीके से सर यहाँ पर भारी परिवर्तन कल देखने को मिला है, हालांकि बीजेपी को मजबूती मिली है, कांग्रेस को कुछ निराशा का सामना करना पड़ा है, लेकिन जो परंपरागत सीटें रही हैं दोनों ही पार्टियों की अदला बदली हुई है यहाँ पर, जहां पर बीजेपी की सीट रही है कांग्रेस को जीत मिली है, कांग्रेस की सीट रही है बीजेपी को जीत मिली है। यानी कि हम कह सकते हैं सर कि जनता कहीं ना कहीं लंबे समय से जो चीजें झेल रही है उसमें एक परिवर्तन चाहती है। नहीं, देखिए, जनता तो परिवर्तन चाहती है, लेकिन ये जिस तरीके के जो नतीजे आए हैं जी, ये एक बड़े, जैसे पृथ्वीपुर की यदि आप बात करें तो कांग्रेस की हार एक आश्चर्यजनक हार है। बिल्कुल। और रेगांव की भी यदि आप बात करो तो रेगांव परंपरागत रूप से बीजेपी का गढ़ रहा है और जुगल किशोर बागरी वहाँ 10 बार विधानसभा चुनाव लड़े थे, उनकी बहुत बड़ी एक इमेज वहाँ थी, लेकिन रेगांव कांग्रेस का कभी गढ़ नहीं रहा। बिल्कुल। केवल 80 और 85 में रेगांव एक बार जीती थी कांग्रेस, इसके बाद या तो वह बीजेपी जीती है या वह बीएसपी जीती है। और इस बार जो रेगांव बीजेपी आ रही है उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि वह बीएसपी ने कोई कैंडिडेट अपना उतारा नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बीएसपी का जो वोट था वो उधर शिफ्ट हुआ है कांग्रेस की तरफ। जी, उषा चौधरी का समर्थन मिला। जी, जहाँ तक पृथ्वीपुर की बात है,
इसमें कांग्रेस को एक सोचने वाली बात ये होनी चाहिए, चिंता समीक्षा की बात ये जो कर रहे हैं कांग्रेस के नेता, समीक्षा किस बात की होना चाहिए और समीक्षा किसकी होना चाहिए? जिस प्रत्याशी को आपने अपने हाल पे छोड़ दिया उसकी समीक्षा वो प्रत्याशी खुद करे, आप कौन होते हैं करने वाले? आपने तो जैसे आप पृथ्वीपुर में नितिन सिंह राठौर को चुनाव लड़ाया, सिर्फ डे वन से ये मान के चल रही थी कांग्रेस के पृथ्वीपुर हमारी परंपरागत सीट है और हम जीत रहे हैं। और राजनीति और क्रिकेट में यही बड़ा अंतर है कि जैसे ही आपको ये गुमान हुआ कि हम जीत रहे हैं वैसे इस सीट को आप लूज कर जाते हैं। और पृथ्वीपुर उदाहरण है इस बात का कि परिश्रम की पराकाष्ठा कैसे की जाती है। मैं शिवराज सिंह चौहान की प्रशंसा इस बात पे जरूर करूंगा कि एज ए चीफ मिनिस्टर वो पृथ्वीपुर में 7 बार गए, उनको ऐसी बात जाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने उस सीट को, बीजेपी ने उस सीट को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया और कैसे सीट निकाली जाती है ये बीजेपी से सीखना चाहिए कांग्रेस को। तो समीक्षा इस बात की करना चाहिए कि हम जिस प्रत्याशी को खड़े कर रहे हैं, संगठन कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी ये है कि संगठन प्रत्याशी के पक्ष में कभी खड़ा ही नहीं देता, खड़ा ही नहीं दिखाई देता। प्रत्याशी अपने स्तर पर चुनाव लड़ते हैं। तो पृथ्वीपुर की हार इस बात का परिणाम है कांग्रेस के लिए। यदि थोड़ी सी पार्टी और उनको सपोर्ट कर देती तो पृथ्वीपुर डेफिनेटली कांग्रेस जीत जाती है। तो इन कारणों की समीक्षा कांग्रेस को करना चाहिए। दूसरा है कि एक और बात, मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूँ, कांग्रेस में जब टिकट वितरण होता है तो तमाम तरह के बड़े नेता टिकट वितरण के लिए अपने अपने नाम आगे कर देते हैं। खंडवा में दिग्विजय सिंह जी आ गए कि राज सिंह पुरानी को टिकट दिया जाए, पृथ्वीपुर में नितिन सिंह राठौर, दोनों ठाकुरों को होने के बावजूद दिग्विजय सिंह खुद कितनी बार मांगा, दिग्विजय सिंह ने क्या इनके लिए किया? तो जब आप बड़े नेता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में जी जान से नहीं जुटेंगे, जी जान से जुटने का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शिवराज सिंह चौहान आप बताइए किस कदर मेहनत करते हैं, मैं कोई इनकी प्रशंसा नहीं कर रहा है, लेकिन पार्टी प्रत्याशियों को जिताने के लिए कुछ भी करते हैं, परिश्रम कितना घनघोर करते हैं। और इसलिए आप देखो पृथ्वीपुर की जीती हुई सीट कांग्रेस ने निकाल ली। उमेश जी, अभी आपसे जब चर्चा हुई, अभी आपने बताया कि जैसे ही यहाँ पर नतीजे सामने आए उसके लिए अब हम अगली तैयारियों में जुट गए हैं, यानी कि 2023 की तैयारी अब माना जाए कि कुछ न कुछ इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी जिस हिसाब से काम करती है और जमीनी स्तर पर काम करती है, तो 2023 के लिए भी अब तैयारियां आपकी ओर से शुरू हो चुकी हैं इस चुनाव के नतीजे के आने के बाद, और परिणाम भी एक छोटा सा इस ओर देखने को मिला है। जी निश्चित रूप से हम लोग आगामी चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं और मुझे लगता है कि ये भी एक अपूर्ण सत्य है कि हम आगामी चुनाव की तैयारी में जुटे। पूर्ण सत्य तो ये है कि हम निरंतर चरेवेती भाव से काम करने में विश्वास करते हैं। हमारा निरंतर ये प्रयास होता है कि जो अभी आदरणीय भाई साहब बता रहे थे कि हम तीनों स्तर पर संगठन को मजबूती प्रदान करते हैं। सत्ता हमारे लिए तो केवल एक साधन मात्र है, वो कोई हमारा साध्य नहीं है। हम जिस वैचारिक अधिष्ठान को लेकर काम करते हैं कि परम वैभवम नेतु वेतम स्वराष्ट्रम, हमारी कामना ये होती है कि देश प्रथम है, और देश प्रथम की भावना से काम करने वाले जो राजनीतिक संगठन होते हैं उनके लिए सत्ता आवश्यक है, क्योंकि सत्ता एक बहुत बड़ा माध्यम होती है और सत्ता के माध्यम से ही लोकतंत्र में लक्ष्यों को प्राप्त करने में आसानी, सहजता और सुलभता होती है। तो हम अपने तीनों स्तर पर जुट जाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी का जैसा अभी आदरणीय ने बताया कि वो परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, वो अपने स्थान पर काम करता है। हमने की व्यवस्था इस चुनाव में करी थी। हमारे सत्ता की तरफ से समन्वय करने के लिए चुने हुए जनप्रतिनिधि और मंत्रीगण मौजूद थे। संगठन की तरफ से एक हमारा प्रदेश का पदाधिकारी, और प्रदेश का पदाधिकारी नहीं है तो प्रदेश स्तर का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता जो है वो वहां उस विधानसभा में था। संभाग स्तर पर स्थानीय व्यक्ति को वहां जिम्मेदारी दी थी। और उसके बाद जो हमारी जीत का सबसे बड़ा आधार था वो तो जनता का आशीर्वाद तो है ही। मुझे लगता है कि हमारी जीत का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो सबसे बड़ा जो अंक दिया जाता है वो इसी आधार पर दिया जाता है कि हमारी सरकार जनता को संतुष्ट करने में कितनी सफलता प्राप्त कर पाई। शिवराज जी के प्रति जनता का जो आकर्षण था या जनता का जो जुड़ाव है, या शिवराज जी की जो कार्य रिपोर्ट है, जो ऑडिट रिपोर्ट हम जनता के सामने कराने गए, उसमें जनता ने हमारे पक्ष में कितने अंक प्रदान करे। तो शिवराज जी का अपना परफॉर्मेंस था, प्रदेश अध्यक्ष जी और संगठन महामंत्री जी की अपनी व्यू रचना थी जो संगठनात्मक थी, और जो नीचे का हमारा कार्यकर्ता था, विशेष करके जो हमारा पन्ना प्रभारी या पेज प्रमुख हम जिसको बोलते हैं, उसके पास बहुत ज्यादा उत्तरदायित्व तो नहीं होता। वो केवल एक 20 परिवारों का काम लेकर चलता है। एक मतदाता सूची का एक पन्ना उसके पास होता है, उसमें अमूमन 20 परिवार होते हैं और बहुत अधिक मान ले तो 100 के लगभग मतदाता उसके पास होते हैं। और वो जो पन्ना प्रभारी हमारा है, उस पन्ना प्रभारी के पास ये स्पष्ट लक्ष्य होता है कि मेरी लोकसभा अगर जीतेंगे तो इन 20 परिवारों पर वो जीत छुपी हुई है। ये जो 100 मतदाता मेरी
इस पन्ने के अंदर समाये हैं। अगर यहाँ से मैं पराजित हुआ तो वो ये मानता है कि ये लोकसभा और ये विधानसभा जीतना असंभव है। ये भावना हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के भीतर विकसित कर पाए हैं और ये हमारे संगठन का आधार है। तो मुझे लगता है कि बाकी जो मुद्दे होते हैं, अभी आदरणीय कांग्रेस के प्रवक्ता साथी बता रहे हैं, ये सारे राजनीतिक मुद्दे हैं। कांग्रेस के दृष्टिकोण से उनको इसको रखना भी चाहिए और वो पिछले 17 साल से ये काम कर भी रहे हैं। जनता के बीच में वो पिछले 17-18 साल से इन सारे विषयों को लेकर जा रहे हैं। पर मुझे लगता है कि जब जब भी वो इस तरह के विषयों को लेकर जाते हैं तो या तो जनता में उनके इन विषयों को स्वीकार्यता नहीं प्राप्त होती है, या जनता कांग्रेस पर विश्वास नहीं कर पाती है, या जनता को लगता है कि ये जो मुद्दे लेकर आए हैं ये सतही मुद्दे हैं और शिवराज जी की जो सरकार काम कर रही है वो धरातल पर काम कर रही है। तो ये जो धरातल पर किया हुआ हमारा काम है, इसका जब विश्लेषण जनता जनार्दन करती है तो उस विश्लेषण में हमको प्राथमिकता प्रदान करती है और ये हमारे जीत का आधार बनता है। जी पवन जी, क्या कहेंगे आप? ये 3 सीट से बहुत बड़ा ही ऐसा जीत नहीं है कि 3 सीट से पूरे मध्य प्रदेश या पूरे देश का हाल सामने आ गया है। बाकी स्टेट में क्या हालत थी इनकी अच्छी तरह से समझ में आ गया है। और दूसरा ये बोल रहे हैं कि देश प्रमुख है, देश इनके लिए प्रथम है, नागरिक इनके लिए प्रथम है, आम जनता इनके लिए प्रायोरिटी है। तो वो हमें प्रायोरिटी का एक कारण बता दे कि महंगाई इतने उच्चतम स्तर पर क्यों है, बेरोजगारी की ऐसी हालत क्यों है। ये जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं सिर्फ कांग्रेस के नाम पे वोट क्यों मांगते हैं, ये अपने कामों का बखान क्यों नहीं करते हैं। ये अपने जो काम हमने बोलते हैं कि भाई हम 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, ये लोग ऐसा कुछ नहीं बोल पाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ फूट डालो राज करो टाइप का कुछ करते हैं कि भाई कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस। ये कभी ये नहीं बताते आम जनता में कि हमने ये किया है। ये क्यों नहीं बताते हैं कि हमने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। ये क्यों नहीं बताते कि हमारी सरकार केंद्र में है और हमारे किसान वहां पे धरने पे बैठे हैं। ये क्यों नहीं बताते कि जब हमारा रोजगार मांगने जाता है तो हम इसको डंडे से मार पिटाई करवाते हैं। ये क्यों नहीं बताते हैं कि कोरोना में इतने लोगों की मौत हो गई, हम मैनेजमेंट नहीं कर पाए। ये आम मुद्दों को बताते ही नहीं है। ये विज्ञापन की सरकार है। ये विज्ञापन कर करके इस टाइप का माहौल पैदा करते हैं। काम इनके आप गिना दीजिए काम, अगर इन्होंने अच्छा काम किया है तो क्यों महंगाई कम नहीं हुई, इन्होंने अच्छा काम किया है तो बेरोजगारी क्यों कम नहीं हुई। एक एक करके इस देश की सारी संस्थाओं को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। इतनी सारी संस्थाओं को इन्होंने बेच दिया। इनकी कथनी और करनी के अंतर जो है उसको आम जनता को और ज्यादा से ज्यादा बताने की जरूरत है। हम उस मामले में कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि हो सकता है। पवन जी, ठीक कहा आपने। आप यहाँ पर जो भी आप लोग मुद्दे लेकर गए हैं, जनता से जुड़े मुद्दे ही लेकर गए हैं जनता के बीच में, चाहे वो महंगाई हो या फिर बेरोजगारी हो, महिला हो, किसान हो, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं देखा जाए परिणामों में कुछ उलटफेर देखने को मिला है। क्या वजह इसकी बड़ी मानते हैं? क्योंकि कोशिश आपकी तरफ से भी की गई, हालांकि उतनी रैली या सभाएं पार्टी की ओर से नहीं की गई जितनी बीजेपी यहाँ पर जनता के बीच में पहुंची है। कमलनाथ जी भी सक्रिय हालांकि पूरी तरीके से नजर आए थे। चूक कहाँ रह गई फिर? नहीं, देखिए, इनके जैसा इन्होंने बताया कि इनके यहाँ हर बंदे को जिम्मेदारी दे दी जाती है, हर बंदा एकदम अपना ग्राउंड लेवल पे काम करना चालू कर देता है। हम लोगों के यहाँ भी जिम्मेदारी दी जाती है और हम लोग के यहाँ भी ग्राउंड लेवल पे काम चालू कर दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ उस टाइप की जिम्मेदारी नहीं दे पाते हैं कि दारू बंटवाना है। हमारे यहाँ उस टाइप की जिम्मेदारी नहीं दे पाते हैं कि किसको कैसे मैनेजमेंट करना है। हमारे यहाँ उस टाइप की जिम्मेदारी नहीं दे जाते कि जब आचार संहिता लग जाती है उसके बाद भी इनके मंत्री उस एरिया में पाए जाते हैं। हम लोग कानून का, संविधान का पालन करते हैं। इनके नजरों में संविधान कानून कुछ है ही नहीं। ये ऐसा क्यों करते हैं? रैगांव में देखा आपने, इनके मंत्री उसके जो उम्मीदवार है उसके साथ बालों के साथ हटकेलियां कर रहे थे, किस टाइप से कर रहे थे। उसके बाद भी ये चाल चरित्र चेहरे की बात करते हैं, उसके बाद भी ये देश की जनता के हित की बात करते हैं, समझ से परे कि किस हिसाब से बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी में हो सकता है हम लोग के प्रचार में कुछ कमी रह गई हो, हम लोग उतना संसाधन नहीं जुटा पाए हो। जिस टाइप से ये माइक्रो लेवल तक चले जाते हैं, जिस टाइप से ये मीडिया मैनेजमेंट कर लेते हैं, जिस टाइप से विज्ञापन कर लेते हैं, जिस टाइप से घोषणा कर लेते हैं, घोषणा के इम्प्लीमेंट करने का काम 15 महीने में कमलनाथ जी ने किया था। तो हमारे अंदर भी जो कुछ कमियां या हमारे संगठन में जो कुछ रह गई होंगी इस चुनाव से, उसमें हम चिंतन करके उसको अच्छी तरह से प्रयास करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि इस देश और इस प्रदेश की जनता संविधान और देश को बचाने के लिए 2023 में फिर से कांग्रेस पूरी अच्छी तरह से कमबैक करेगी। ठीक है योगीराज योगेश जी, जिस तरीके से सर देखा जाए यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस यहाँ पर चुनाव लड़ी है, कहीं पर हार मिली है, कहीं पर जीत मिली है, बीजेपी को ज्यादा सफलता मिली है। सर, तो कह सकते हैं कि इस उपचुनाव के रिजल्ट के बाद में कहीं ना कहीं जो कमलनाथ जी का मैनेजमेंट है वो कुछ कमजोर पड़ा है और बीजेपी को जो जीत मिली है वो शिवराज वीडी की जोड़ी यहाँ पर एक बार फिर से हिट साबित हुई है।
शिवराज वीडी की जोड़ी नहीं, ये केवल शिवराज जी का प्रयास है जी। एक बात। दूसरी बात है कि कमलनाथ जी का मैनेजमेंट फेल हुआ है। कांग्रेस के पक्ष से, कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करें तो कई सारी चीजें सामने आती है। जैसे मैंने एक जिक्र किया था कि कांग्रेस में प्रत्याशी को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। जब तक संगठन प्रत्याशी के पक्ष में खड़ा नहीं दिखाई देगा, जनता में ये मैसेज कैसे जाएगा कि हम एक है, हम यूनिट है, तो एक भी मैसेज नहीं जा पाता। जो भी चुनाव कांग्रेस में लड़ता है प्रत्याशी, वो अपने दम पे चुनाव लड़ता है। तो एक मैसेज पार्टी की तरफ से ये जाना चाहिए कि हम सब एक हैं और हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे कि भाजपा करती चली आई है। दूसरा, एक और जो कांग्रेस बहुत बड़ी गलती करती है कि अपने जो वरिष्ठ लोग हैं या जो अपने जो जमीन से जुड़े नेता हैं, उनको सहज कर ही नहीं रख पाती। आज कांग्रेस जो सत्ता से बाहर है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा नगीना आपके पास था, आपने उसकी कदर नहीं की। सेम वही पोजीशन आपने जोवट में की। सुलोचना रावत जैसी जमीन से जुड़ी नेता कांग्रेस के पास थी, और इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि 2018 के चुनाव में सुलोचना रावत को उन्होंने टिकट नहीं दिया। उनके बेटे वहां से निर्दलीय लड़े और इसके बावजूद वो 30,000 का वोट लेके चले गए। उनके जनाधार का आप कल्पना कर सकते हैं कि उनका लोगों में कितनी पैठ है। बावजूद इसको उनको टिकट से वंचित किया गया। आखिरकार ये हुआ कि एक कद्दावर नेता, आपकी जो महिला नेता खास तौर पर आदिवासी बेल्ट में, एक तो नेता मिल जाए और दूसरी महिला नेता मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। आपने ऐसी नेता को अपने हाथ से चले जाने दिया और बीजेपी ने उसको लपक लिया। बिल्कुल। और आखिर वो जोवट सीट जो आपकी थी वो बीजेपी के पक्ष में चली गई। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपने नेताओं की कदर करना चाहिए। जो जनाधार से जुड़े नेता हैं उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए, और आने वाली युवा पीढ़ी के जो बढ़िया युवा, ऊर्जावान, क्षमतावान, योग्य ऐसे जो लड़के हैं, उनको आप मौका दें, उनको आप आगे बढ़ाओ। आखिर कब तक आप दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के भरोसे कांग्रेस चलाएंगे? और लगातार हम सब ये देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस गिरते में जा रही। मैं कोई कांग्रेस का आलोचक नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इस बात पे चिंता जरूर होती है कि जब विपक्षी मरा रहेगा तो आप क्या जनता की आवाज उठाओगे? स्वस्थ लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल सर, ठीक कहा आपने। यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक जीत की बड़ी वजह यह भी माना जा रहा है कि सीएम शिवराज ने डटकर काम किया। खुद मुख्यमंत्री होने के बावजूद उन्होंने रैली और सभाएं की, और अगर सीएम शिवराज के बाद कोई ज्यादातर सक्रिय पार्टी में नजर आया है तो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस चुनाव में उतने ही सक्रिय नजर आए हैं। लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने कोशिश तो की, लेकिन सबसे कम जो रैली, सभाएं या संबोधन थे वो पूर्व सीएम कमलनाथ के नजर आए थे। हालांकि कोशिश दोनों ओर से की गई, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी को ज्यादा सफलता हाथ लगी है। हालांकि एक सीट जरूर खोनी पड़ी। तो कांग्रेस अब इस पूरे मामले पर मंथन करने जा रही है। इसके लिए कमेटी का गठन भी किया जाएगा। गठन 1 माह के अंदर अंदर जो समिति है वो रिपोर्ट कमलनाथ को सौंपेगी। उसके बाद से ही हार के मुख्य बिंदु सामने निकल कर आएंगे और तब जाके कांग्रेस आगे की तैयारी शुरू करेगी। हालांकि इस पर बीजेपी का भी साफ तौर पर कहना है कि उनकी ओर से भी मंथन जो है वो चाहे जीत का हो या हार का, दोनों पर ही किया जाएगा, ताकि बीजेपी आने वाले समय में अपने मंथन से और मजबूती हासिल कर सके। तो आईएनडी इम्पैक्ट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।